नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th स्विक्स लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 3 चुनावी राजनीति का भाग 2 करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि चौधरी देवीलाल हरियाणा से उन्होंने न्याय युद्ध की शुरुआत की और कैसे 1987 में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। उसके बाद हमने देखा कि हमारे लिए चुनाव क्या होते हैं और चुनाव हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। साथ में ही हमने चुनाव प्रक्रिया की प्रोसेस को जाना, जिसमें सबसे पहले था निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? भौगोलिक इकाइयों के रूप में हरियाणा को जैसे बांट दिया गया 90 भागों में, जहां से एक एक विधायक जो है चुनकर आएगा, विधानसभा में बैठेगा और हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कानूनों का निर्माण करेगा, सरकार चलाएगा। दूसरा था वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में सभी मतदाताओं के नाम थे और हर 5 साल बाद इसे अच्छे से अपडेट किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग या तो वो स्टेट छोड़कर चले जाते हैं या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, और जो लोग 18 साल के हुए हैं उनके नाम इसमें ऐड हो जाते हैं। इसीलिए समय समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। तीसरा पार्ट में हमने देखा था उम्मीदवारों का नामांकन। जैसे कि मतदाता बनने की आयु जो है वो 18 वर्ष होती है, तो विधानसभा के चुनावों में खड़े होने के लिए, चुनावों में जीतने के लिए या भाग लेने के लिए एक उम्मीदवार की आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और कैसे वो एक फॉर्म भरता है चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित तिथियों में, और चाहे तो अपना नाम वापस ले सकता है या फिर वो अपनी उम्मीदवारी पक्की कर सकता है। फिर उसके बाद शुरू होता है चुनाव अभियान। जैसे कि हमने देखा पिछली बार कि जो भी उम्मीदवार चुनावों में खड़े होते हैं, फार्म भरते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिन्हें किसी पार्टी ने सपोर्ट किया है, और एक वो जो किसी पार्टी की तरफ से सपोर्ट लेकर नहीं बल्कि निर्दलीय, बिना किसी दल के सहारे के अपने दम पर खड़े होते हैं। फिर था चुनाव अभियान। चुनाव अभियान में क्या था कि अब जब फार्म भर दिया तो लोगों को बताना भी पड़ेगा कि हम उम्मीदवार के तौर पर आपके इलाके से खड़े हुए हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र से, और हम क्या कुछ कर सकते हैं ताकि लोग जो हैं प्रभावित होकर उन्हें वोट दे सकें। और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस भी व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो व्यक्ति जो है विधायक के रूप में चुना जाता है। अब एक चुनाव अभियान में अलग अलग नारे, जैसे कि हमने देखा था चौधरी देवीलाल ने लोगों से वायदा किया था कि वो छोटे किसानों के, व्यापारियों के ऋण माफ कर देंगे। ऐसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। इवन के पश्चिम बंगाल में जमीन जोतने वाले को ऐसे नारा दिया था। फिर तेलुगु बचाओ, ऐसे भी कुछ नारे दिए जाते हैं। अब उम्मीदवार जो है वो पूरा जोर लगा देते हैं चुनावों को जीतने के लिए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो चुनाव अभियान के दौरान उम्मीदवार या पार्टी नहीं कर सकती। जैसे कि मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। दूसरा, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा के चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना, ये गलत है। इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आप ये तो कहते होंगे कि ये सब तो होता है। बिल्कुल होता होगा, लेकिन यदि चुनाव आयोग जो ये सारे मतदान को कंडक्ट करवाती है उसके सामने सबूत आ जाए या किसी की लिखित कंप्लेंट आ जाए, तो फिर चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करता है और क्या कर सकता है, उसकी उम्मीदवारी या चुनाव जो उसने लड़ने हैं उसे रद्द या कैंसिल कर सकता है कि अब तो आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और अब आपने ये गलत पाए गए प्रलोभन देते हुए या घूस देते हुए या जाति के नाम पर वोट मांगते हुए, इसीलिए आपकी जो उम्मीदवारी है, आपकी कैंडिडेचर है, वो कैंसिल की जाती है। आपसे पूछा जा सकता है ना कि यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार
किसी को 25 लाख रुपए से अधिक खर्चा करता है तो उसे क्या नुकसान हो सकता है? उसकी कैंडिडेचर यानी कि उसकी उम्मीदवारी को कैंसिल किया जा सकता है। और कौन करता है इसे? चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है पूरे चुनाव को कंडक्ट करवाना। चुनाव की तिथियां घोषित करने से लेकर चुनावों के परिणाम आने तक पूरी की पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। हमने कहा कि आचार संहिता, देखिए जिस दिन आचार संहिता क्या है, जिस दिन से चुनावों की तिथियां घोषित हो जाती हैं और जब तक परिणाम नहीं आ जाता उसके बीच के सारे पीरियड को आचार संहिता कहा जाता है। यह हम अगर साइड में देखो लिखा है मैंने, ऐसे कानून व नियम जिनका पालन सभी उम्मीदवारों और पार्टी के करना होता है, वो आचार संहिता है। और आचार संहिता जो है जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो वो अपने आप खत्म हो जाती है। उसके बाद है उम्मीदवार और पार्टियों को और कौन से काम करने की मनाही है। जैसे कि चुनाव प्रचार आप किसी धर्मशाला में कर सकते हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर पार्क में कर सकते हैं, परंतु किसी धर्म स्थल जैसे मंदिर में या गुरुद्वारे में या चर्च में या किसी मस्जिद में जाकर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। दूसरा, मान लीजिए जो सरकार सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, वो क्या कोशिश कर सकती है कि सरकारी गाड़ियों का प्रयोग करे चुनाव अभियान के लिए, लेकिन नहीं, हमारे जो चुनाव आयोग है उसने इसकी सख्त मनाही की है कि सरकारी वाहनों का, विमानों का और अधिकारियों का चुनाव आयोग में प्रयोग नहीं करना। तीसरा, चुनाव की अधिघोषणा होने के बाद, मतलब जिस दिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि अब इतनी तारीख को चुनाव होंगे, उसके बाद सरकार का कोई भी मंत्री किसी बड़ी परियोजना या शिलान्यास या कोई बड़े फैसले या लोगों को सुविधाएं देने के वादे नहीं कर सकते। उसके बाद है मतदान और मतगणना। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन चुनाव होना है, जिस दिन सभी मतदाता अपने बहुत बड़े अधिकार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वोट देना। इस दिन आमतौर पर चुनाव के दिन, जिसे कि चुनाव का दिन भी कहा जाता है, मतदाता सूची में नाम वाला, जिसका नाम मतदाता सूची में है, हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। मतदान केंद्र कोई स्कूल भी हो सकता है या कोई सरकारी इमारत भी हो सकती है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक निशान लगा देते हैं स्याही का। वो स्याही काली भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है। उसे वोट डालने की अनुमति दे देते हैं। वो इसलिए लगाया जाता है निशान ताकि वह व्यक्ति दोबारा वोट डालने के लिए ना आ सके, क्योंकि वो निशान कई दिनों तक उसकी उंगली पर रहता है। सभी उम्मीदवार के एजेंट, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनका एजेंट एक एक मतदान केंद्र के अंदर बैठता है। क्यों? ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, जिससे वे देख सकें कि चुनाव जो है ठीक ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह देखकर उस पर मोहर लगा देते हैं। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है बच्चे, जिसमें आ सकता है कि EVM की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब क्या है, पहले मोहर लगाते थे, अब सिर्फ वोटिंग मशीन है जिसमें एक तरफ उम्मीदवारों की फोटो, फिर एक तरफ उनका चुनाव चिन्ह होता है, जिसे जो भी हमें पसंद है उसके सामने वाला बटन दबा दिया जाता है, जिससे उस उम्मीदवार को हमारी वोट चली जाती है। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? बिल्कुल, चुनाव करवाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। 2014 के अनुसार सरकार ने तकरीबन 3500 करोड़ खर्च किए। अगर हिसाब लगाएं तो एक मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति के ऊपर 40 रुपये का खर्चा आया। पार्टी और उम्मीदवारों ने चुनाव सरकार में उससे भी ज़्यादा खर्च किए, अर्थात 30 करोड़ रुपए जो हमें पता है पार्टी के उम्मीदवारों ने खर्च किए, यानी कि 500 रुपये लगभग प्रति मतदाता। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चुनाव होने से जो है बहुत सारे गरीब लोगों पर, गरीब जनता पर इसका बोझ बढ़ता है। लेकिन फिर भी चुनाव हमारी आत्मा है, हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, इसीलिए
निश्चित समय पर चुनाव होते रहने चाहिए। उसके बाद जो है कि चुनाव चिन्ह निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह दे देते हैं, जबकि जो पहले से ही किसी पार्टी के सपोर्टर हैं उन्हें वही चिन्ह मिलता है जो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। मतदाता जिस उम्मीदवार को वोट देता है उसके सामने चुनाव चिन्ह के सामने बने बटन को एक बार दबा देता है। उसके बाद वो सारी वोटिंग जो है सील हो जाती है और तय तारीख को, जिस दिन तारीख निश्चित की गई है, मशीनों को एक साथ खोला जाता है, गिनती की जाती है और फिर जो सबसे अधिक मत पाता है उस चुनाव क्षेत्र में वो विजयी घोषित हो जाता है और फिर वो उम्मीदवार से बन जाता है विधायक, और फिर वो विधायक उस क्षेत्र के सभी लोगों का विधायक बन जाता है। और ये खबरें पूरा दिन टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों में बड़ा सुर्खियां बटोरती हैं और सभी लोग बड़े ध्यान से भी देखते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा जो है एक्टिविटी को खुद करके देखना है कि कौन सा काम आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है और कौन सा नहीं। यदि मतदान की तारीख से पहले मंत्री किसी निर्वाचन क्षेत्र में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर चलता करता है तो क्या ये आचार संहिता है का उल्लंघन नहीं? ये उल्लंघन है। क्यों उल्लंघन है? क्योंकि जिस दिन से डेट तारीख तय हो जाती है कि चुनाव होंगे उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है और सरकार या कोई मंत्री जो है कोई भी नई योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता। ऐसे ही अगले 3 पॉइंट हैं, आपको ये भी बताना है कि ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं। उसके बाद है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। देखिए, चुनाव तो दुनिया के हर हिस्से में होते हैं। बहुत सारे देशों में जहां लोकतंत्र है वहां भी होते हैं और जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी होते हैं, परंतु लेकिन कुछ गड़बड़ियों की सूचना हमें आती रहती है, जैसे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की गड़बड़ी। दूसरा, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि चुनावों में अक्सर कौन सी गड़बड़ियों की आशंका रहती है। पहला तो ये कि फर्जी नाम तो ऐड करवा दिया और जो असली नाम था वो गायब कर दिया। दूसरा कि सरकार, जो शासक दल है, देखो चुनावों में तो वो भी खड़ा है, वो क्या करेगा? सरकारी सुविधा और अधिकारियों का दुरुपयोग करेगा। तीसरा, अमीर उम्मीदवार या बड़ी पार्टी वो बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च करते हैं जिसकी वजह से उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं चुनाव जीतने के। मतदान के दिन चुनावी धांधली, जैसे कि मतदाताओं को डराना या फर्जी मतदान करवाना, ऐसी घटनाएं जो हैं चुनावों को और लोकतंत्र को दागदार बनाती हैं। उसके बाद है स्वतंत्र चुनाव आयोग। प्यारे बच्चों, मैंने अक्सर देखा है कि चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं या चुनाव आयोग के ऊपर विस्तृत नोट लिखें। ऐसा क्वेश्चन अक्सर 3 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग क्या है। एक ऐसी संस्था जो चुनावों को करवाती है, उसकी पूरी व्यवस्था करती है। अब इसमें देखिए मेन बातें क्या हैं। हमारे देश में एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ताकतवर नहीं होगा तो बहुत दबदबे वाली पार्टियां हर बार सरकार बनाकर खड़ी हो जाएंगी। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बस जैसे ही नियुक्ति हो जाती है उसके बाद चुनाव आयोग का जो मुखिया है वो पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाता है। अगर यदि सरकार पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। अब इन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1, निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक प्रत्येक प्रक्रिया का संचालन खुद करते हैं। दूसरा, आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टियों को सजा दी जाती है। चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में भारी मशीनरी का दुरुपयोग करना और अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर बल्कि
निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करते हैं। हमारा जो चुनाव आयोग है ये बेहद ताकतवर है और बहुत ही शक्तिशाली ढंग से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाता आ रहा है। छोटी मोटी चुनौतियां तो सबके सामने आती ही रहती हैं। हाँ, फिर भी यदि किसी मतदान केंद्र पर या फिर पूरे चुनाव क्षेत्र में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग वहां पर फिर से मतदान के आदेश दे सकता है। फिर वहां पर दोबारा चुनाव होते हैं। उसके बाद है चुनावों में लोगों की भागीदारी। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठते हैं। देखिए, पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में जो कि विकसित हैं, अमीर हैं, लेकिन वहाँ पर मतदान का प्रतिशत घटा है, जबकि भारत में यह प्रतिशत स्थिर रहा है। आप यहाँ पर एक छोटे से इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि कैसे, देखिए, लगातार 56% से लेकर और 66% तक लगातार हमारा मतदान बढ़ता गया। जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो 78% से घटते हुए ये 66% पर आ गया। अर्थात हमारे देश के लोग मानते हैं कि वोटिंग का असर होता है, इसीलिए लोग बढ़ चढ़ के पहले से भी अधिक भाग लेते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें, भारत में अमीर और गरीब लोगों की तुलना में जो निरक्षर लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो ज़्यादा मात्रा में वोट डालते हैं, जबकि पश्चिम देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका में गरीब लोग और अफ्रीकी मूल के लोग जो हैं वो कम वोट डालते हैं, जबकि गोरे लोग अधिक। आप इस जो चार्ट को, इस ग्राफ को देख सकते हैं कि ऊंची जो हैसियत वाले लोग हैं वो कम, पिछड़ी वाले उससे थोड़े अधिक, अनुसूचित जाति वाले उससे भी अधिक और अनुसूचित जनजाति वाले लोग उससे भी अधिक वोटिंग करते हैं। और जबकि अगर हम इधर ब्रिटेन की बात करें या अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर गोरे लोग अधिक वोटिंग डालते हैं, उससे कम ऐश्वेत और हिस्पैनिक जो हैं वो उससे भी कम वोटिंग डालते हैं। मैं इसलिए आपको ये करवा रही हूँ प्यारे बच्चों, ना सिर्फ 9th में बल्कि 10th में भी मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखे हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से, लेकिन 10th के अंदर ये क्वेश्चन 9th से आते हैं, जो ये पूछते हैं कि किस देश में जो है, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि अमेरिका में या ब्रिटेन में मतदान का ग्राफ जो है कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ऐसे। या ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत के आम लोग जो हैं चुनावों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों? उन्हें लगता है ऐसा करने से वो राजनीतिक दलों पर अपना दबाव डाल सकते हैं, उनकी वोटिंग का असर पड़ता है। यदि हम यहाँ पर ये देखें कि एक पाई चार्ट है, बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है कि कितने प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि चुनावों का असर पड़ता है। 67। कितने मानते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता? 18। और 15 लोग ऐसे हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते, जो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कि फ़र्क पड़ता है या नहीं। मैंने अक्सर देखा इसमें से जो क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत लोगों का ये मानना है कि चुनावों का असर पड़ता है। और ये आंकड़े जो हैं चुनाव अध्ययन के 2004 के अनुसार हैं। यहाँ से आपको हो सकता है, अगर 9th में नहीं तो 10th के लिए तैयार रहिए, वहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि चौथे पॉइंट पर, साल दर साल चुनावों से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ी है। पहले कम लोग भाग लेते थे चुनाव अभियान में या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं थी या उसकी क्रियाएं थी, एक्टिविटीज़ थी, लेकिन अब बढ़ी हैं। देखिए, 1996 में सिर्फ 8% लोग भाग लेते थे, आज 2004 के आसपास 32% लोग सक्रिय रहते हैं चुनावों को लेकर। उसके बाद है कि चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं, जैसे कि भारत में शासक राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं। इसका मतलब कि चुनाव आयोग ताकतवर था और सत्ता दल जो सरकार में है पार्टी, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर पाई, क्योंकि अक्सर चुनावों में हमने देखा है कि जिस दल की सरकार होती है वही चुनाव हार जाती है। दूसरा, अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता हो। अमेरिका में क्या है मेरे बच्चों कि राष्ट्रपति के चुनावों में कोई व्यक्ति
2 ही बार चुनाव लड़ सकता है, उसके बाद नहीं लड़ सकता तीसरी बार। जैसे कि हमने बराक ओबामा का देखा कि उनकी छवि कितनी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार वे नहीं अप्लाई कर पाए। यानी कि अमेरिका में जो प्रतिनिधि है वो शायद ही चुनाव हारता हो, लेकिन भारत में सांसद और विधायक आधे से ज़्यादा जो होते हैं चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि वे जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और जनता ने अपनी वोटिंग के ताकत से उन्हें हरा दिया। तीसरा है वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार भी चुनाव हार जाते हैं। यही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारे लोकतंत्र की जीत है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हम देखते हैं कि जो भी पार्टी हारती है वो उसे सहज तरीके से स्वीकार कर लेती है कि ये जनता का फैसला था और हम इसे स्वीकार करते हैं। उसके बाद है कि चुनावों में कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां हैं कि एक निष्पक्ष और एक स्वतंत्र चुनाव कैसे करवाएं। वो चुनौतियां क्या हैं? ज़्यादा रुपए देने वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगी, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनके जीतने के चांसेस बने रहते हैं। दूसरा है कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जो हैं उम्मीदवारों को चुनाव में, जो अच्छे लोग हैं उन्हें बाहर कर देते हैं, और जो अच्छे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं वो बड़ी पार्टियों से अपनी टिकट जो है वो ले लेते हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार भी आसानी से टिकट पा लेते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनावों में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता। लोगों के सामने मजबूरी हो जाती है कि वो किसे वोट दें और किसे ना दें। फिर है बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं, परंतु हम इस बात को नकार नहीं सकते कि ये चुनौतियां तो हर जगह हैं और हर जगह रहेंगी भी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने मत का प्रयोग करें, अपने वोटिंग का प्रयोग करें और एक स्थिर लोकतंत्र की स्थापना करें। मुझे आशा है कि जो आपने आज चुनाव प्रक्रिया को समझा है, अगर आपको समस्या लगे आप इसे 1-2 बार जरूर देखें वीडियो को, ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन 9th क्लास जो कि हमारे आगे की पढ़ाई के लिए बेस मानी जाती है, ये लेसन और ये पाठ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और हमने यहाँ पर हर वो पॉइंट उठाया है जहाँ से ना सिर्फ छोटे बल्कि बड़े क्वेश्चंस भी उठते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।